नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग बुलेटिन नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज ग्रेटर नोएडा में। पीएम मोदी आज वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 48 साल बाद भारत कर रहा है वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी। तो 50 देशों के प्रतिनिधि वर्ल्ड डेयरी समिट में होंगे शामिल। 300 विदेशी और 1200 भारतीय प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 700 से 800 किसान भी समिट में लेंगे हिस्सा। ग्रेटर नोएडा में 15 सितंबर तक चलेगा वर्ल्ड डेयरी समिट। तो ग्रेटर नोएडा में श्वेत क्रांति का सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड डेयरी समिट आज से शुरू होगा और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। तो 48 साल बाद भारत कर रहा है वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी। तो 50 देशों के प्रतिनिधि वर्ल्ड डेयरी समिट में होंगे शामिल। 300 विदेशी और 1200 भारतीय प्रतिनिधि इस वर्ल्ड डेयरी समिट में शामिल होंगे। तो इसके साथ ही 700 से लेकर 800 किसान भी इस वर्ल्ड डेयरी समिट में शामिल होंगे। तो ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी आज वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो 48 सालों बाद यह अवसर प्राप्त हुआ है भारत को, जब इस समिट का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा हो। तो 700 से लेकर 800 किसान भी इस समिट में शामिल हिस्सा लेंगे। तो 15 सितंबर तक ये वर्ल्ड डेयरी समिट चलने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। तो बेहद खास दिन आज रहने वाला है। निशांत, आज वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी भारत करने जा रहा है और देखिए ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। क्या कुछ तैयारियां पूरा आज के दिन के लिए? हाँ, देखिए आज एक बड़ा दिन है जो डेयरी व्यापारियों के लिए। जिस तरीके से देखा जाए डेयरी व्यापारियों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जिस तरीके से देखा जाए जो विश्व डेयरी समिट जो सम्मेलन हो रहा है, जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से करेंगे, जिस दौरान उसका पूरी तरह से जो कार्यक्रम के आयोजन जो प्लानिंग है और जिस तरीके से उसका जायजा जो है वो मुख्यमंत्री ले रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर गौतम बुद्ध नगर में, हालांकि रात्रि में भी विश्राम जो सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा ग्रेटर नोएडा में ही किया है। हालांकि अभी सुबह 9:30 बजे सीएम योगी जो है एक्सपो मार्ट सेंटर पहुंचेंगे और एक्सपो मार्ट सेंटर पहुंचने के बाद फिर से विश्व डेयरी जो पूरा कार्यक्रम है उसका पूरी तरीके से जायजा लेंगे। 10:20 पर प्रधानमंत्री जो है हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 11:45 तक का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा और जिसमें देखा जा रहा है कि लगभग 800 करीब किसान जो वहां पर शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। लगभग 46 जो अन्य विदेशों से जो मेहमान हैं वो भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम एक बड़ी तरीके से बड़ा जो 48 साल बाद होने जा रहा है, तो जिसको देखते हुए बड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि कल भी खुद मुख्यमंत्री जब ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट सेंटर आए, उससे पहले जेवर एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर भी निरीक्षण किया, जायजा लिया, अधिकारियों के बीच में समीक्षा बैठक की और साफ तौर पर निर्देश दिया किसी प्रकार की कोई लापरवाही न की जाए। विकास को लेकर भी समीक्षा बैठक की, तमाम शैक्षिक कार्यों को लेकर बैठक की। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक प्रधानमंत्री एक बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करने आज एक बड़े सम्मेलन का जिस तरीके से बड़ा शिखर जो है, जिस तरीके से विश्व डेयरी जो समिट है उस कार्यक्रम का आयोजन और उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात डेयरी व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए मिलने वाली है।
बिल्कुल निशांत, और देखिए हमारे साथ लखनऊ से अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, 48 सालों बाद ये मौका मिला है जब भारत इस पूरे सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, और देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है और योगी सरकार जो कोशिश कर रही है विकास की तरफ फोकस कर रही है, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल हाँ, उत्तर प्रदेश में इस बार वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन हो रहा है और देश में ये 48 साल के बाद 1974 में आखिरी बार देश में ये आयोजन हुआ था और लमसम 48 साल का समय निकल गया। एक बार फिर ये मौका हमारे दिन मिला। वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन रखने का मुख्य लक्ष्य कहीं ना कहीं कि पहले उत्पाद के रूप माफ कीजिए व्यवसाय के रूप में दुग्ध उत्पादन का कार्य होता था, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चाह रही है, देश की गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको इंडस्ट्रियल तरीके से डेवलप किया जाए, क्योंकि व्यवसाय के रूप में कोई काम किया जाता है, छोटा व्यवसाय, उसमें कुछ लोगों को ही फायदा मिलता है, लेकिन जब इंडस्ट्री बनती है तो उसके आसपास क्षेत्र के लोगों को, वहां काम करने वालों को फायदा मिलता है। अगर बात करें आप जो कुल देश विश्व का दुग्ध उत्पादन उसका 23% भारत उत्पादन करता है। लमसम 8 करोड़ किसान हैं जो 261 मिलियन टन हर साल दुग्ध उत्पादन करते हैं, जो कहीं ना कहीं विश्व में एक अग्रणी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है जो बेहतर परफॉर्मेंस करना, और इन्हीं क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो दुग्ध इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, उसको डेवलप करने की बात कही जा रही है। सबसे पहले नंबर उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश में देखा गया पिछले 5 सालों में तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स थे, चाहे मान लीजिए बनारस की साड़ी थी या फिर अलीगढ़ का ताला था, इन चीजों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ला करके डेवलप किया गया पहले तो। अब इनको इन चीजों को इन सामानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा रही है। वही काम डेयरी इंडस्ट्री के लिए किया जा रहा है। डेयरी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर काम कर रही है, लेकिन इसको वैश्विक पहचान कैसे दी जाए, इसको लेकर काम होगा। जब ये डेयरी समिट होगी तो विदेशी लोग आएंगे, लमसम 50 देशों के 280 के आसपास जो प्रतिनिधि होंगे वो इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। देश से लमसम 1200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसान जो बेहतर काम कर रहे हैं इस डेयरी इंडस्ट्री में वो शामिल होंगे। कहीं ना कहीं विदेशी देखा जा रहा था पिछले कुछ सालों में यहाँ पर तमाम तरह की समिट हुई, जिनमें इन्वेस्टर समिट रही, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया गया, विदेशी लोगों को, कि उत्तर प्रदेश में आकर के वो इन्वेस्ट करें। वही अब काम इसके जो डेयरी समिट है इसके माध्यम से किया जाएगा। तमाम देशों में जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनसे कहा जाएगा उत्तर प्रदेश में आइए, यहाँ कहीं ना कहीं ज्यादा रास्ते हैं, विकल्प हैं काम करने के। निश्चित तौर पर अगर 50 देश के लोग आ रहे हैं, 50 देश के प्रतिनिधि आएंगे, निश्चित तौर पर अगर वो यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे अपनी, तो रोजगार की जो समस्या है कहीं ना कहीं वो समाप्त होगी, और जो हमारा इंडस्ट्री के जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। कल से ही जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो वहां पर रुके हुए हैं, बाकायदा पूरी जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी कार्यक्रम है। एक भव्य कार्यक्रम का रूप दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जितना बेहतर ये इंडस्ट्री होगा कहीं ना कहीं हमारे किसानों के लिए उतना बेहतर होगा, उनके भविष्य के लिए उतना बेहतर होगा, और कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा आज से शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरह ये डेयरी का समिट रखी गई है, कहीं ना कहीं किसानों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और किसानों को, और देखिए हमारा देश किसानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ किसान ही के द्वारा जाना जाता है, और इसीलिए शायद ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके। निशांत, ये 3 दिन का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम में रहेगा? क्योंकि 50 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, करीब 300 विदेशी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही 700 से 800 किसान भी जो देश के हैं वो भी इसमें प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। हाँ देखिए, जिस तरीके से कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो लगभग 9:30 बजे खुद एक्सपो मार्ट सेंटर पर जो प्रधानमंत्री का पूरी तरीके से जायजा लेने के लिए इस कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे, सीएम योगी पहुंचेंगे 9:30 बजे, और 9:30 बजे पहुंचने के बाद वहां डेयरी समिट जो कार्यक्रम है उसकी फिर सुबह अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। उसके बाद में जो है लगभग 10:20 पर जो कार्यक्रम का टाइमिंग प्रधानमंत्री का दिया हुआ है, 10:20 पर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और लगभग 11:45 पर उस कार्यक्रम को समाप्त
किया जाएगा। हालांकि कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री 11:45 पर वहां से निकल जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। और दूसरे उसके बाद जो है इस कार्यक्रम के बीच में अमित शाह गृह मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो औद्योगिक मंत्री है नंद गोपाल नंदी समेत तमाम जो नेता मंत्री मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस जनपद के सांसद विधायक सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जिले के जितने भी अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। लगभग ये 8 बजे तक रात्रि में, शाम रात्रि जो है वो कार्यक्रम चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उसके बाद जो है खुद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कई कार्यक्रम का जो निरीक्षण भी करेंगे और कई कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो बस टर्मिनल जो बनाया गया है उसका भी सेक्टर 84 के अंदर वो निरीक्षण करेंगे। सेक्टर 94 में नोएडा वो जाएंगे, वो भी निरीक्षण करेंगे। तो कई कार्यक्रम उनके यहाँ पर लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के। हालांकि वो पूरी तरह से देखा जाए गौतम बुद्ध नगर में 2 दिन के दौरे पर है। कल ही जिस तरीके से वो बागपत के बाद ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट पहुंचे थे और जेवर एयरपोर्ट के बाद जेवर एयरपोर्ट में भी उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद एक्सपो मार्ट पहुंचे। एक्सपो मार्ट में वहां पूरा इस कार्यक्रम का निरीक्षण जायजा लिया गया। बाकायदा अधिकारियों से पूछताछ की गई, बैठक की, चर्चा की तमाम मुद्दों पर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, किस तरीके से क्या कुछ कार्यक्रम होगा। और उसके बाद जो है GBU गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां शैक्षिक कार्य को लेकर जिस तरीके से तीनों अथॉरिटी द्वारा विकास कार्य किए गए, तमाम जो कार्य करने की बात कही गई है, उन सब मुद्दों पर चर्चा की। जेवर एयरपोर्ट के मुद्दे पर चर्चा की कि किस कार्य को लगातार विपत्ति पे लाया जाए, कार्य को जल्दी पूरा किया जाए। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। इन सभी कार्य को लेकर लगातार जो है विकास की तरफ लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों से चर्चा करेंगे। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। वहीं ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आज आएगा फैसला। केस की पोषणीयता पर फैसला सुनाएगा जिला कोर्ट। मुकदमा चलने योग्य है या फिर आएगा फैसला। फैसला आने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो चुकी है पूरी। तो ज्ञान व्यापी केस के भविष्य पर आज फैसले का दिन है, जहां पूरे एरिया को धारा 144 के तहत ला दिया गया है। तो जिला कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज इसको लेकर फैसला आएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही अश्विनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज बेहद प्रमुख दिन है ये, क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला आने वाला है। क्या कुछ ये पूरे और इंतजाम, इसके साथ ही साथ 144 भी लागू कर दी गई है? देखिए, यदि आज की बात करें तो सबसे पहले हम कोर्ट की ओर रुख करना चाहेंगे। ये मुकदमा 26 तारीख से शुरू हुआ था। 26 मई का दिन था जब ये मुकदमा को कोर्ट में ले जाया गया था और 24 अगस्त लगभग 85 दिन ये मुकदमे चले थे और मुकदमे के बाद एक फैसला आया था और फैसले को सुनवाई किया था। यदि आज की बात कर लें, 12 तारीख की बात कर लें, तो आज फैसले का दिन है और लगभग 2 बजे के बाद, मतलब लंच आवर के बाद फैसला कोर्ट दे सकता है। जैसा कि आपने बताया, कोर्ट में ये जो मुकदमा है वो इस बात की मुकदमा है कि ये मुकदमा सुना जाए या नहीं सुना जाए। नियम 7 और उसकी धारा 11 के तहत ये मुकदमा सुनी जा रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या इस मुकदमा को इस कोर्ट में सुनने का अधिकार है। फैसला जो भी आएगा वो देखने वाली होगी और इसके बाद केस की अगली कार्रवाई, या ये कहा जाए कि प्रोसीडिंग जो होगी यहाँ से केस की शुरू होगी। सबसे जो बड़ी बात सामने आएगी वो ये कि शहर में 144 लागू कर दिया गया है। खुद सीपी ने कल एक बयान जारी करके लोगों से अपील की कि वो अफवाहों में न पड़े, जरूरत न हो तो घरों से न निकले। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात कि चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो, 144 लागू करके पुलिस की पेट्रोलिंग को और ज्यादा सुदृढ़ की गई है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इन सबों के पीछे की जो कवायद है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है, किसी भी भ्रम के स्थिति में, किसी भी अज्ञानता के वश कोई भी व्यवस्थाएं न बिगड़े। दूसरी ओर हम ज्ञानवापी परिसर की बात करें, ज्ञानवापी परिसर को भी पूरी तरीके से सील रखा जाएगा। उस रास्ते पे 4 पहिया 2 पहिया या ये कहा जाए कि वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी जाएगी। सिर्फ पैदल चलने वाले लोग को वहां पे आने जाने दिया जाएगा। पूरी सुरक्षा यदि देखा जाए तो पुलिस अपने कस्टडी में लेकर पूरी तरीके से नजर रखी है। जी
बिल्कुल संतोष। और देखिए आज ये फैसला आएगा कि ये पूरा मामला सुनने योग्य है या नहीं है, इस पर फैसला आना, और हर किसी की इसी पर नजर है क्योंकि एक लंबे वक्त से हर कोई इस पूरे मामले को लेकर सुन रहा है, समझ रहा है, और कहीं ना कहीं आज भी यही जानने की कोशिश करेगा कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट अपना क्या फैसला लेता है। अश्विनी भी लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हर किसी की आस्था ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी हुई है, हर कोई इस पूरे केस को शुरू से लेकर अभी तक देखता आ रहा है, और आज कहीं ना कहीं एक अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर ये पूरा मामला सुनवाई योग्य है या नहीं है, इस पर फैसला आना है। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है ये भविष्य का फैसला हो सकता है। बिल्कुल, आज एक महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट से आने वाला है जिसमें ज्ञानव्यापी मामला से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर जो ये फैसला होगा, सबसे बड़ा बात ये है कि ये सुनने योग्य है कि नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है पीआईएल के दाखिल करके या तमाम अन्य तरीके से जो है मुकदमे किए जाते हैं या फिर पीआईएल दाखिल की जाती है, उस बात कहीं ना कहीं कोर्ट का समय जाया होता है। इससे पहले देखा गया था ताजमहल को लेकर के भी पीआईएल दाखिल की गई थी और लखनऊ कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। निश्चित तौर पर आज उसी को मामले में आज जो श्रृंगार गौरी और की प्रतिमा है उसकी पूजा को लेकर के है, ये 1991 के से पहले की स्थिति है जो थी उसको यथास्थित बनाए रखा जाए या कि नहीं, इसको लेकर के वाद दायर किया गया था। उसका सुनवाई हुई थी 26 मई से पूरी सुनवाई शुरू हुई थी और 24 अगस्त को जो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उसका फैसला आएगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के वाराणसी से लेकर के लखनऊ तक की तैयारी कर ली गई है। एडीजी एलओ खुद पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। फैसला 2 से 5 बजे के बीच आ सकता है, तो ऐसे में एडीजी एलओ लगातार जो नोएडा पुलिस है उसके संपर्क में, कमिश्नर के संपर्क में, और लगातार ये लखनऊ से हिदायत दी जा रही किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए, वहाँ की जो बनारस में जो स्थित है उसको बाकायदा बनाए रखा जाए, साथ ही साथ आसपास के जो जिले हैं वहाँ के इस पे सामान रखे जाए। लखनऊ में भी जो है इसको हाई अलर्ट पर रखा गया, यहाँ पर भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई, साथ ही साथ तमाम जो जिले हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। सीधे जो एसएसपी हैं, जो कप्तान है जिले के, उनसे कहा गया कि आप खुद फील्ड पे निकल के देखिएगा, जैसे फैसला आता है कोई कहीं पर भी किसी तरह की अफवाह न फैले जाए। साथ ही साथ सोशल मीडिया को लेकर के सख्त निर्देश दिया गया कि सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखा जाए। इसको लेकर के जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ पर अलग से टीम बनाई गई जो बाकायदा फेसबुक, ट्विटर और तमाम अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी निगरानी करेंगे। निश्चित तौर पर 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है आज, और क्या कुछ होगा ये तो देखने वाला होगा। जी ठीक है अश्विनी और संतोष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, नहीं रहे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में दी जाएगी समाधि। 99 साल की उम्र में स्वरूपानंद का निधन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ली अंतिम सांस। द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को अंतिम विदाई आज दी जाएगी, समाधि आज दी जाएगी। तो द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। तो कहीं ना कहीं पूरे संत समाज में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद शोक का माहौल है। इसके साथ ही अपूर्णीय क्षति मानी जा रही है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आप उनके बारे में आपको बता देते हैं। माता पिता, इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। 9 साल की उम्र में घर छोड़ धर्म की यात्रा इन्होंने शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के काशी में वेद वेदांत शास्त्रों की शिक्षा ली उन्होंने। 1942 में 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो 1950 में स्वामी स्वरूपानंद को दंडी सन्यासी बनाया गया। 1950 में दंड सन्यास की दीक्षा ली इन्होंने। तो जिसके बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। तो वहीं आजादी के आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। राम मंदिर निर्माण के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने लड़ी। हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था इन्हें।
तो द्वारका के शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य थे। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। ये ट्वीट किया, शोक के समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं, ओम शांति। तो प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया कि द्वारका पीठ व ज्योतिर्मठ पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्रद्धेय स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के ब्रह्मलीन होना संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। तो वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एटा शहर के शांतिनगर में आरएसएस के ब्रज प्रांत के संघ चालक स्वर्गीय राजपाल सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। करीब आधा घंटे तक उनके परिजनों से मुलाकात की। तो वहीं मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम ने स्वर्गीय राजपाल सिंह के परिजनों से हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया और उनके नाम से एक स्मारक और एक सड़क का नाम स्वर्गीय राजपाल सिंह जी के नाम करने की बात भी कही। माननीय प्रांत संघ चालक जी ने पूरा जीवन अपना संघ के लिए समर्पित किया जी। मैं उनके नाम पर यहाँ पर कोई स्मारक अथवा किसी सड़क का नामकरण कराऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा जी। और उनका जिससे कि उनका नाम एटा जनपद में और प्रांत में अमर रहे। इतनी ताकत दें कि असहनीय पीड़ा को वो सहन कर सकें। श्रद्धेय राजपाल सिंह जी ने पूरा जीवन चार परिवार को और नीचे करो या नहीं, हर तरह से भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करते हुए उन्होंने शुचिता का एक। और अब खबर सहारनपुर से, जहां बच्चे या चोरी का झूठा वीडियो बनाने वाले युवक गिरफ्तार। आरोपी युवक ने वीडियो बनाकर किया था वायरल। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन किया है बरामद। वीडियो में बुर्का पहना एक व्यक्ति बच्चे को लेकर भागता आ रहा था नजर। वीडियो वायरल होने के बाद से मचा था हड़कंप। वीडियो वायरल करने वाले आरोपी का नाम आयुब मिर्जापुर इलाके के रायपुर गाँव का रहने वाला आरोपी आयुब है। एक सप्ताह से लगातार अफवाह चल रही थी कि कोई बच्चा चोरी कर ले रहा है। इस संबंध में लगातार हमारा अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चल रहा है। थाना प्रभारी हर गांव में जाके बात कर रहे हैं, लोगों को अनाउंसमेंट करके समझा रहे हैं कि इस तरह का कोई गैंग नहीं है, मात्र अफवाह है। और इसमें हम अपना सोशल मीडिया में भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के दौरान ही एक ऐसा फेक वीडियो मिला जिसमें इस तरह की अफवाह को बढ़ावा दिया जा रहा था और कई ग्रुप में डाला गया था। तो उसमें जो एक अयूब नामक व्यक्ति जो ये रायपुर थाना मिर्जापुर के रहने वाले हैं, उनको विगत एक सप्ताह से लगातार अफवाह। वहीं गोरख जंक्शन से आउटर से विवाहिता को अगवा कर गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पीड़िता के मोबाइल से अहम सुराग मिले हैं। एक आरोपी के पकड़े जाने के बाद अन्य की भी पहचान हो गई है। आरोप है कि गोरखपुर जंक्शन से अगवा कर महिला के साथ चारों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता पति से विवाद के बाद एक हफ्ते पहले गोरखपुर आ गई थी। रहने का कोई ठिकाना न होने के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आउटर और धर्मशाला बाजार पुल के बीच गुजारा कर रही थी। बुधवार रात करीब 11 बजे 3 लोगों ने उसे अकेला पाकर अगवा कर लिया और धर्मशाला बाजार सब्जी मंडी की रेलवे लाइन किनारे गैंगरेप किया। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।